अभी जो अपने दोस्त आ रहे हैं, he and his name is always taken with reverence. मेरे कुछ दोस्त थे जो लायनिज्म में हैं, और जब भी उनसे बात होती है, वो जब प्रवीण भाई का नाम लेते हैं तो उसमें एक अलग तरह की इज्जत, अलग तरह का विश्वास होता है। अपनी जिंदगी में काफी लोग होते हैं जिनके संग प्यार होता है, जिनके संग काम होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर अटूट विश्वास होता है। प्रवीण भाई की खासियत यह है कि जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं या जो लोग उनको अपना मानते हैं, उनको इनके ऊपर 100% विश्वास है। आज के दुनिया में जब लोग डाउट के साथ जिंदगी जीते हैं, ये अपनी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। इनकी जिंदगी में सीखने के लायक बहुत कुछ है। आज के जो 50 मिनट हमारे साथ में हैं, जरूर कम पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस 50 मिनट में जितना ज्यादा सीख सकें उतना मजा आएगा। सो मे आई रिक्वेस्ट प्रवीण जी टू बी ऑन द स्पॉटलाइट so that we can start our conversation. Praveen ji, welcome to High Performance Youth Summit. धन्यवाद नरेंद्र जी. It's a pleasure to have a talk with you today. तो प्रवीण जी, हम लोग जब ये यूथ समिट बना रहे थे तो हम लोगों ने पहले एक लिस्ट बनाया कि किन लोगों को बुलाया जाए जिनके पास बहुत प्यार अनुभव है और जो यूथ को समझते हैं और यूथ के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनमें से कुछ लोगों के संग बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में बताता हूं, और फिर उन्होंने हाँ किया। कुछ लोगों तक हम पहुंच ही नहीं पाए और उन्होंने बोला कि हमारी सेक्रेटरी से बात कर लो, वो आपको कंफर्म करेंगे। आपसे जब बात किया तो आपने ऑन द स्पॉट यस बोल दिया। उसके पीछे आपके विचार बताइए ना। देखिए नरेंद्र जी, बहुत सिंपल है कि अगर आपके स्ट्रगल्स, आपके सक्सेसेस अगर युवा पीढ़ी से अगर शेयर करेंगे तो मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा और उनको भी कुछ जानने को मिलेगा. We have to work towards a strong future by developing the youth of the nation. और आपने जब कहा कि ये यूथ के रिलेटेड है, 27,000 से 30,000 यूथ आएंगे, तो ये मौका कौन छोड़ेगा? इट्स ऑलवेज, तो ये अपने आप को फिर से जवान बना देते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया. ओह सो स्वीट. मैं आपको पहला सवाल ये करूंगा कि कुछ लोग लायंस क्लब के साथ जुड़ते हैं, उनमें उनको गर्व महसूस होता है कि एक वर्ल्ड वाइड संस्था के हम मेंबर्स हैं। उनमें से कुछ लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उसके आगे कुछ लोग हैं जो शायद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं। उसके आगे बहुत कम लोग हैं जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बनते हैं, और शायद पूरे देश में 4-5 लोग ही होंगे जो लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोचते हैं। और इंटरनेशनल लेवल में लायंस क्लब का प्रेसिडेंट मतलब कितने देशों का नेतृत्व करना, कितने लाखों मेंबर्स का नेतृत्व करना। तो आपके लायंस क्लब की जर्नी और लायंस क्लब के लिए जो आपका सपना है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नरेंद्र जी, आई एम श्योर के जो युवा जुड़े हैं वो लायंस क्लब के बारे में जानते होंगे. अगर नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं कि ये 1917 में शिकागो में ये संस्था चालू हुई थी. 103 साल हो गए और आज पूरे विश्व में 13,40,000 सदस्य हैं और 210 कंट्रीज के अंदर ये संस्था फैली हुई है. हिंदुस्तान में ये संस्था आई 1956 में और पहली क्लब चालू हुई बंबई में, दूसरी दिल्ली में और अहमदाबाद में चौथी क्लब हुई थी. So 1956 was the first Lions Club started in India और इसके 2 पिलर्स है, फेलोशिप एंड सर्विस. ओके. 24 आवर्स मतलब स्वयं सेवक नहीं है.
हम ये नहीं कहते कि हम सेवादारी कंधे पे वो थैला लटका के समाज की सेवा करने निकले हैं, ये नहीं है। मतलब पहले स्वयं के बारे में सोचो, बाद में परिवार के बारे में सोचो, बाद में व्यापार के बारे में सोचो, और फिर समाज के बारे में सोचो। ये 4 पहलू हर युवक के लाइफ के अंदर होने चाहिए। और मैं प्रारंभ में कॉलेज एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था, स्टूडेंट लाइफ। और स्टूडेंट लाइफ का एक ऐसी घटना घटी कि जो मेरे को लायंस क्लब की तरफ ले गई। तो अगर मैं कहूँ मेरे बारे में, तो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बोर्न इन सरदार शहर, राजस्थान। और मेरी स्कूल एजुकेशन बम्बई में हुई अप टिल 1969। और जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने इतना अच्छा एजुकेशन दिया मुझे कि हिंदी विद्या भवन मैरीन ड्राइव पर जो स्कूल है, वो साल खुली थी इन 1962, और 100 रुपए की फीस होती थी पर मंथ हमारी एट दैट टाइम। और मुझे आज भी याद है कि व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, लाल कलर की टाई और सफेद मोजे और सफेद बूट। अब आप देखिए कि एक 5 साल के बच्चे के अंदर टाई लगाने की आदत पड़ गई उस दिन में, तो कितने बड़े सपने देखने लगे होंगे मुझसे। वो भी मुंबई का पानी पिया था वहां पर। अब 1969 में बिकॉज ऑफ फैमिली सेपरेशन, हमारी फैमिली अहमदाबाद शिफ्ट हुई। अहमदाबाद शिफ्ट हुई और फादर वाज द एल्डेस्ट, अंकल से अलग हुए, और जॉइंट फैमिली थी हमारी। और आई बीइंग द एल्डेस्ट, मेरे को जल्दी बिजनेस में लगना था फादर के साथ। फादर की हेल्थ के भी कंसर्न थे, और एसएससी में मेरे को डिस्टिंक्शन मार्क आए। लेकिन फादर ने कहा कि अब कोई बहुत अच्छी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, द बेस्ट कॉलेज फॉर यू इज आवर फैमिली बिजनेस। तो मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मेरी एसएससी की एग्जाम पूरी हुई, उस दिन दोपहर को फादर के साथ बिजनेस में लग गया था। अच्छा। तो आप ये देखिए फादर की थॉट कि प्रारंभ में श्रेष्ठ एजुकेशन इन अ गुड स्कूल, और बाद में उनको लगा कि अब जब लड़का 16-17 साल का हो गया है, तो इसको सीधा व्यापार में लगाए। तो आज आप देखिए कि अच्छा, उन दिनों में भी कॉलेज के इलेक्शनों में लड़ना ये सब होता था। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि मैंने कॉलेज में 2 इलेक्शन लड़े, जनरल सेक्रेटरी और गुजरात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वेलफेयर इलेक्शन, और दोनों इलेक्शन में हार गया। दैट वाज इन 1975। अब हार से ही हमको कुछ चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल। और ये उस समय नव निर्माण मूवमेंट का समय था गुजरात में। अच्छा। जब जयप्रकाश नारायण ने जो इमरजेंसी के टाइम में ये सब हुआ, उसके बाद में नव निर्माण आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ। और उस समय नेक्स्ट ईयर मेरा छोटा ब्रदर भरत, वो कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन भी जीता, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर में भी जीता, और यूनिवर्सिटी का सेनेट मेंबर भी बना। और उस समय आज के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके कैंडिडेट्स को हमने हरा के जीते थे इलेक्शन। तो इस कारण आज अमित शाह वगैरह जानते हैं इंडिपेंडेंट होके भी ये जीते थे। तो मतलब टू से यू इज कि माय बिगिनिंग वाज अ स्टूडेंट लीडर। और उस समय जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, कॉलेज का गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कैंसिल हो गया था। एंड माय ब्रदर वाज अ जनरल सेक्रेटरी। तो ये सबको चिंता हुई कि अब इन युवकों का भविष्य का क्या। अब भविष्य के बारे में स्टूडेंट लीडर को, जनरल सेक्रेटरी को चिंता होनी चाहिए। तो हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, 15 लोग मिलके गए। अब आप देखिए व्हाट इज द बैकग्राउंड। प्रिंसिपल थे एमसी शाह, उनकी चैम्बर के अंदर हम 20 युवक जा रहे हैं, और नवनिर्माण आंदोलन पूरा हुआ है गुजरात में, स्टूडेंट लीडर का बहुत बड़ा आंदोलन था, अभी अभी शांत हुआ है। और जिस कॉलेज में हम थे उसी कॉलेज से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा। तो उनको ये लगा कि अब ये फिर से कोई नया आग नहीं सुलझ जाए युवकों में। तो हमने जाकर कहा कि सर अभी हमारे विद्यार्थियों का भविष्य। तो उन्होंने कहा कि हम सब काम कर रहे हैं, चिंता मत करो, आप हड़ताल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वायलेंस नहीं हो।
दंगा फसाद नहीं हो, वायलेंस नहीं हो, ऐसा प्रिंसिपल साहब ने कहा। और तुरंत मेरे मुंह से निकला कि सर डोंट वरी, वायलेंस इज नॉट इन आवर ब्लड। ब्रिलियंट। वायलेंस इज नॉट इन आवर ब्लड। और वहीं पर अच्छा, वो जैसे हड़ताल थी, ये थी, तो सब पत्रकार आए हुए थे, और उसमें एक गुजरात समाचार के पत्रकार थे झवेरीलाल मेहता। उन्होंने कहा कि यहाँ तुरंत आओ बाहर, और हमको वो जो पुलिस का जो बैल होता है उसके पास ले गए और बोले कि ये बैल बजाओ। और दूसरे दिन हमने देखा कि गुजरात समाचार, जिसका सर्कुलेशन यहाँ पर 10 लाख कॉपी है, उसमें पहले पेज के ऊपर 4 कॉलम की फोटोग्राफ्स आई कि जहांगीर के दरबार में अगर कोई गाय भी चली जाती थी तो उसको न्याय मिलता था, और आज के युवक ये न्याय मांग रहे हैं कि हमारे भविष्य का क्या। अब उसने कहा कि ये पहली बार मैंने जिंदगी में देखा है कि ये युवक बोल रहे हैं कि वायलेंस इज नॉट इन आवर ब्लड। तो उस पत्रकार को जो बात इंस्पायर की वो थी कि वायलेंस इज नॉट आवर ब्लड, क्योंकि आप और हम जैन धर्म से आते हैं, और इसलिए जैनिज्म के अंदर नॉन वायलेंस हमारे कल्चर में है और हमारे ब्लड में भी नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ था कि वो छाछेड़ शब्द लिखा हुआ था अखबार में। उस समय मेरे अंकल नागराज जी लायंस क्लब ऑफ वासना में ट्रेजरर थे। अच्छा। और प्रेसिडेंट थे अरुण परीख। उन्होंने उनको पूछा कि अच्छा, छाछेड़ सरनेम भी बहुत लिमिटेड होती है। उन्होंने पूछा कि नागराज जी, ये छाछेड़ा है, ये कौन है? बोले ये भतीजा है। इनको पकड़ के लाओ, अपने इनसे लियो क्लब चालू करनी है। और ये दिन वो दिन और आज का दिन है कि वो पब्लिक लाइफ, स्टूडेंट लाइफ सब बंद हो गई, और 1979 से लियो क्लब में हमने प्रवेश कर दिया, और इस बात को आज 41 इयर्स हो गए, 1959 to 2020। और उसके बाद में तो आप मानो कि लियो क्लब, लायंस क्लब प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इंटरनेशनल डायरेक्टर, और इसमें काफी संघर्ष होते गए। पब्लिक लाइफ कोई इजी नहीं है नरेंद्र जी। सो दिस इज हाउ आई जॉइंड लायंस क्लब इंटरनेशनल। तो आपसे उस दिन जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो अपना जो क्लब है अहमदाबाद में, वो वर्ल्ड में लायंस क्लब का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो ये आपने कैसे किया, और इतने सारे लोगों के बीच में एकता कैसे कायम रखते हो? अरे नरेंद्र जी, आपके हर प्रश्न के पीछे कोई न कोई कहानी आएगी सुनने को आपके लिए, बड़ा मजा आएगा, सुनिए, बोलिए ना। अब क्या हुआ कि मैं लियो क्लब का तो प्रेसिडेंट बन गया। और 3 साल बाद नागराज जी मेरे अंकल उस लायंस क्लब के प्रेसिडेंट बने, वासना क्लब के। और उन्होंने कहा मेरे को कि तू अब लायन बन जा। तो मैं लायंस मेंबर बन गया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास में एक आदमी को बोर्ड में कोऑप्ट करने का पावर रहता है, एंडोर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। कि बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई एकदम नए नए मेंबर को नहीं लेना है। और उस समय उनके जो सेक्रेटरी थे अंकल के, कनुभाई चौकसी, उन्होंने फिर सेक्रेटरी में से रिजाइन कर दिया कि जो बोर्ड प्रेसिडेंट की इतनी छोटी रिक्वेस्ट को मानने को तैयार नहीं है, उस क्लब का मेरे को सेक्रेटरी नहीं रहना है। तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और अंकल ने फिर जैसे तैसे करके साल पूरा किया। अगले साल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जब चयन होना था, तो वो कनुभाई चौकसी और मैंने मिलकर क्लब के जो मनोनीत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे उनके सामने हमने चुनाव लड़ा। 96 मेंबर्स के क्लब, और हमने आज अहमदाबाद में आज तक कभी इस क्लब लेवल पर चुनाव हुआ नहीं इतने सालों में, और वो चुनाव लड़ा, उसमें हम लोग 2 वोट से हार गए। हाँ। तो अब जब हार होती है तो हमारे वो दृढ़ निश्चय और मजबूत करती है। अरे वी हैव टू सक्सीड। तो नहीं तोड़ा, उसने मनोबल नहीं तोड़ा, और हमने कहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है, हार गए हैं तो कोई खास बात नहीं है। 1 साल क्लब में फुल काम किया आपने। इलेक्शन लड़े, हार गए, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, नहीं चुना, तो हम लोग 1 साल फुल काम किया। अब देखिए कि जब अगले साल के बोर्ड का जब चयन हुआ, तो उसमें हमको बोर्ड मेंबर भी नहीं लिया गया। अच्छा, अरे बाप रे। तो अब हमने देखा कि जब हमको समाज की सेवा भी करनी है, और जहाँ अगर हमारी
शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर देने का कोई फायदा नहीं है। अरुण थे हमारे, उनसे जाके मैंने रिक्वेस्ट की, जिन्होंने मेरे को लियो क्लब में बनाया था, तो क्लब के वैसे काफी उनकी चलती थी, तो मैंने कहा अरुण भाई अब इस क्लब के अंदर तो हमारे रहने का कोई उपयोग नहीं है, आप नई क्लब हमारी चालू कर दो। तो और हमने कहा कि हमको इसी क्लब से चालू करवानी है, लायंस क्लब ऑफ वासना शुड स्पॉन्सर द क्लब। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं चाहूँ वो नहीं हो सके लायंस में। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे प्रपोजल को 8 साल तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अनुमति नहीं दी नई क्लब खोलने के लिए। अरे वाह। और उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे जगदीश भाई झवेरी, जो क्राउन टीवी के मालिक। अच्छा। और उस समय एशियाड 1982 में आया था। तो जगदीश भाई झवेरी का बहुत बोलबाला था, लेकिन उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे मिस्टर ज्योतिष वकील, ये वही व्यक्ति थे जो मुझे बोर्ड में नहीं आने देना चाहते थे अंकल के प्रपोजल पे। तो ये क्लब को खोलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर मैंने वो अरुण भाई परीख को 8 महीने के बाद मैंने कहा कि अरुण भाई, आप बोल रहे थे कि लायंस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं चाहूं वो ना हो सके, और 8 महीने से ये क्लब खुली नहीं है, इसका मतलब ये है कि का तो आप चाहते नहीं, अथवा आपके बस की बात नहीं, आपकी चलती नहीं है, आपकी बात गलत है, आप उसको विड्रॉ करो। तब उनको दिल में लगी, और फिर 15 डेज हमको परमिशन ला के दी और ये क्लब खुली। और उस क्लब का नाम बना लायंस क्लब कर्णावटी। लायंस क्लब ऑफ कर्णावटी। और जिस संघर्ष के साथ ये क्लब खुली, तो ये था कि इसको वर्ल्ड की टॉप पे ले जाना है। चौकसी बने चार्टर प्रेसिडेंट और मैं बना चार्टर सेक्रेटरी। वो हारे हुए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने। 1984 में ये क्लब चालू हुई और आज इसके 2061 सदस्य हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लब है। नरेंद्र जी, अब देखो कि इलेक्शन गवर्नर प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं लड़े थे। इच्छा थी, तमन्ना थी, इसलिए प्रेसिडेंट बनना था, इसीलिए इलेक्शन लड़े थे। अब आज क्लब की सफलता ये नहीं है कि भाई 2000 सदस्य, विश्व की सबसे बड़ी क्लब है। नंबर डजंट मैटर टुडे, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू। तो मुझे आज बताते हुए सभी युवकों को ये खुशी हो रही है कि अगर संघर्ष हम करते हैं तो करने के लिए करते हैं, और अगर संघर्ष करने के बाद में अगर हम समाज को कुछ दे सके तो फिर हमारा वो जो संघर्ष था वो वैलिड था। तो बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लब के बावजूद ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्विस क्लब है। 1992 में आई हॉस्पिटल हमने स्टार्ट किए, 25 साल उस आग के हॉस्पिटल को हो गए और करोड़ों रुपए के फ्री ऑपरेशन कर रही है। 2 लाख से ज्यादा आई ऑपरेशंस हो गए। IOL के साथ फ्री करने वाली गुजरात में ये पहली हॉस्पिटल थी। फेको सर्जरी फ्री करने वाली ये पहली हॉस्पिटल थी पूरे गुजरात में। मींस क्वालिटी, चैरिटी है बट चैरिटी के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट के साथ आगे गए। उसके बाद में हमने 2002 में स्कूल खोली, लालजी मेहरोत्रा लायंस स्कूल। अच्छा। और वो ICSE बोर्ड से कनेक्टेड है। क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट्स, चैरिटी नहीं है लेकिन सिमिलर स्कूल से 50% फीस है, और आज तक इस स्कूल के 100% रिजल्ट आया है। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल इन बोर्ड एग्जाम इज 85%। तो ये जो क्वालिटी इन चैरिटी के मैसेज को, क्योंकि एक जमाना था जब एजुकेशन और मेडिकल महाजनों के हाथ में था, और धीरे धीरे आज एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल बिजनेस बन गया है। और यहाँ पर हमें लगा कि जरूरत है, एकदम गरीब आदमी को तो फिर भी सरकार मदद कर देती है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास आदमी चारों तरफ से प्रेस हो जाते हैं। So our projects are today a boon for the lower middle class family and the middle class family। कि जो कहते हैं कि ना कहवाए ना सेवाए, जो बोल भी नहीं सकते और सहन कर भी नहीं सकते। ये एक वर्ग है हमारे समाज में कि जिनके लिए भी हमें आगे आना चाहिए,
उसके बाद में हमने ब्लड बैंक चालू की, हमने डायलिसिस सेंटर चालू किया, और आज गुजरात के अंदर क्वालिटी डायलिसिस सेंटर जहां पर पेड पर्सन भी आते हैं तो अपना लायंस डायलिसिस सेंटर है, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपया दिया। हमारी जो हॉस्पिटल खुली उसमें विष्णु भाई पटेल ने 1992 में 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया था, और आज 25 साल बाद उनके लड़के ने, बेटे ने आज फिर से 5 करोड़ रुपए दिए। तो दैट शोज द डोनर सेटिस्फेक्शन एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जो स्कूल हमने 2001 में खोली थी उसमें लालजी मेहरोत्रा फैमिली, लालजी मेहरोत्रा वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन जापान, और बर्मा में भी एम्बेसडर हुए। उनकी फैमिली ने हमको 3 करोड़ रुपए दिए थे उस समय। अब 1000 बच्चे पूरे हो गए हमारे, नई बिल्डिंग खोलनी थी, तो आज 20 साल बाद उन्होंने फिर से 5 करोड़ रुपए हमको दिए। So that shows the trust of the donor on the management. That shows the trust of the donors कि उनके पैसे का सही उपयोग हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लायंस क्लब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस लायंस क्लब के द्वारा हमने समाज के वंचित लोगों के लिए, चाहे आंख का काम हो, किडनी का काम हो, ब्लड का काम हो, अथवा एजुकेशन का काम हो, इन सब के अंदर हमने सेवाएं की। और वो एक आपके एक ज्वाला थी दिल के अंदर कि जो मेडिकल और एजुकेशन आज जो प्रोफेशन बन गया है उसको फिर से वो महाजन तो नहीं रहे, लेकिन आज लायंस क्लब एक नए जमाने की महाजन टाइप संस्था है। ब्रिलियंट। आपके लाइफ की कुछ बहुत बढ़िया फिलोसॉफीज हैं। जैसे जब आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे 2 फिलोसॉफीज बोली थी। एक तो आपने कहा था कि जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। सही बात है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। देखिए, जब हम लोग वॉलेंटरी संस्था में हैं, हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ मेरे एक मित्र हरेंद्र भाई शुक्ल भी अभी ज्वाइन है यहाँ पर। हाँ, हम दोनों का साथ में नक्की किया हुआ शब्द है। हरेंद्र भाई शुक्ल मेरे बाद गवर्नर बने थे। जब भी हम चैरिटी के लिए जाते हैं लोगों से पैसा लेने, मान लो, और हम उम्मीद करके जाते हैं कि नरेंद्र जी के पास गए और नरेंद्र जी 1 लाख रुपया दो हमें, आपने ना कह दी, मान लो, यू मे हैव वैलिड रीजंस, आपने और कहीं दिया होगा, अभी तकलीफ होगी, कुछ भी हो, विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू अस। और अगर हमने बुरा लगा लिया कि नरेंद्र जी दे सकते तो हमको नहीं दिया, तो 2 बातें होती है। एक तो आपके बारे में जो रिस्पेक्ट था वो कम होने लगता है, आपके बारे में जो एक कनेक्ट होता था वो कम होने लगता है, और दूसरा अपने आप को हम हताश करते हैं कि उसने नहीं दिया। तो ये मैसेज होगा कि दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। मतलब अगर नरेंद्र जी ने नहीं दिया है तो वी हैव टू बिलीव हिम दैट ही मस्ट बी हैविंग सम रीजंस व्हाई ही हैज नॉट एक्सेप्टेड। अदरवाइज तो नरेंद्र जी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, जिस कार्य के लिए गए तो वो कार्य भी सही था, तो इसलिए लेट्स अस फॉरगेट। तो उससे क्या होता है कि वो जो दोस्ती है उसमें कभी कमी नहीं आती है, और अपने मन में वो एक फीलिंग नहीं आती है ऑफ अ लूजर। योर कॉन्फिडेंस ऑलवेज हाई। तो दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, ये लाइफ है। और इसका मतलब ये है कि कभी सक्सेस नहीं भी मिले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज द बेसिक आइडिया यू से। तो ये जो आज के दिन यूथ होते हैं ना, उन लोग जब दोस्ती यारी में रहते हैं या किसी से कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो कभी कोई दोस्त मना कर देता है, तो इनको ये बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, बहुत बड़ा इमोशनल उनके ऊपर स्ट्रगल हो जाता है कि मेरे को कैसे मना कर दिया, ऐसे कैसे मना कर दिया। तो इस संदर्भ में फिर मैंने आपको ये पूछा था, तो आपके जवाब से शायद उन लोगों को एक, वो क्या है कि अगर हम लाइफ में किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखें और सेल्फलेस दोस्ती रखें, तो कभी दुखी नहीं होंगे। रिलेशनशिप जिसके अंदर हम अपेक्षा करते हैं कि मुझे इससे फायदा होगा, और अगर फायदा नहीं हुआ उस रिलेशनशिप से तो फिर दुखी हो जाते हैं, और वो फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे एक इल रिलेशन में डेवलप हो जाती है। तो और उस टाइप की थिंकिंग हमारे ग्रोथ को रोकती है। आजीवानों के ग्रोथ को एक अननेसेसरी एक प्रेशर, एक बोझ आ जाता है अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। तो उस दिन आपने जो 2 वर्ड्स बताए थे ना मेरे को कि सेल्फलेस रिलेशनशिप, वो प्रवीण जी मेरे अंदर गूंज रहे हैं, और उससे शायद ताकत काफी मिलती है।
नहीं, इसमें आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है, समझो। आज जीवन की आधी बीमारियां तो स्ट्रेस के कारण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आदमी अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल और एटीट्यूड बना ले तो जिंदगी में स्ट्रेस भी नहीं आएगा उसको। तो ही विल बी ऑलवेज वाइब्रेंट। प्रॉब्लम भी कम आएंगे उसको, आप समझो। हाँ, बिल्कुल। आज हमारी जीवन शैली में रोज अलग अलग स्ट्रेस प्रेशर्स आते हैं, एंड वी हैव टू लर्न टू लिव हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर्स। और अगर हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी तो प्रेशर, अभी अभी जैसे प्रेशर मैनेजमेंट इज अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच द यूथ शुड लर्न। यस। कभी अपने आप के ऊपर प्रेशर मत आने दो। नेवर अलाउ प्रेशर्स टू डिस्टर्ब योर माइंड एंड हार्ट इन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे युवाओं के लिए आज की तारीख में। ब्रिलियंट। आपने एक और बात कही थी उस दिन कि धोखा किसी को देने का नहीं और किसी से लेने का नहीं। वेरी सिंपल, बहुत सही बात है कि एक तो हमारा है कि हमको किसी को मूर्ख नहीं बनाना है। और आज अगर हम अपराइट सिटीजन है तो मूर्ख बनाने की तो मेरे हिसाब से कोई सोचता भी नहीं है। आज जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन इतना सावधान जरूर रहना है कि कोई हमको मूर्ख नहीं बना के जाए। बिल्कुल। आपने पर्सनल बुलेट प्रूफ जैकेट हमारी होनी चाहिए। हाँ जी, सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि इतना सावधान आदमी को होना चाहिए, इतना सरल और सिंपल होने की जरूरत है कि लोग हमको मूर्ख बना कर जाए। बिल्कुल। न मूर्ख बनाना है और न मूर्ख बनना है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें अगर लाइफ का अगर एटीट्यूड बन जाती है तो सरल मन से आदमी जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी कंपनी को स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी बनाया है, मतलब यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू आर आल्सो वेरी सक्सेसफुल सोशल वर्कर। तो दोनों लाइफ में फिलोसॉफी सेम काम आती है कि कहीं कहीं अलग अलग काम आती है? देखिए, आदमी के लाइफ की फिलोसॉफी एक ही होती है। अच्छा। वो चाहे व्यक्तिगत रूप के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो। You cannot be a dual personality, a different personality at different places. Because एक आपकी लाइफ बन गई है। आप समझा ना? तो क्योंकि जो लाइफ के जो फंडामेंटल रूल्स है वो जैसे मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में इंस्पायर, जैसे हु आर माय इंस्पिरेशन इन लाइफ। सबसे पहले तो मेरे ग्रैंडफादर थे। जी हाँ। और उन्होंने एक ही चीज उस समय कही, ये 1970s की बात है, आज से 50 साल पहले। पारिवारिक गोष्ठी बुलाते थे बच्चों की, और उनको बुलाकर ये कहते थे कि भाई 1 मिनट भी लाइट अगर चालू है तो बंद करो, नल बंद करो, एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी शिक्षाएं उन्होंने हमको बहुत 8-10 साल की उम्र में दी, वो आज भी घर करके माइंड में। उसके बाद उन्होंने कहा उस समय कि भाई आने वाला जमाना है उसका है जो बोल सकेगा, तो यू हैव टू बी पब्लिक स्पीकर। और हमारी पारिवारिक गोष्ठी में हम जो 15-20 बच्चे होते थे तो उनसे बुलवाते थे, कविता सुनाओ, भाषण दो, कुछ भी करो, और बोले और भी कोई ऑडियंस है तो कांच में देखकर बोलो। आज उसका परिणाम है कि आज इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस हम लोगों में आ गया है। सो ये दैट माय ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। माय फादर, जिनका अभी पिछले 2 महीने पहले भी लॉस थे, उनकी फिल्म भी मैंने आपको एक भेजी थी, बहुत बढ़िया थी। उनकी 2-3 बात ये थी कि एक तो करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपका दिल गवाह है कि बात सही है तो करो। क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। ये फादर ने मेरे को पहले से कहा था कि अगर आपको खुद को लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे लिए ठीक है, परिवार के लिए ठीक है, अथवा व्यापार के लिए ठीक है, अथवा समाज के लिए ठीक है, तो किसी की रोक टोक से डरने की जरूरत नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट हर्डल। समाज और व्यक्तियों की रोक टोक अथवा निंदा अथवा क्वेश्चन मार्क इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर लाइफ। उन हर्डल को राइट साइड में करो और आगे बढ़ो। आपको लगेगा कि ठीक है, और अगर उसमें गलती होगी तो क्या है, नो इश्यू।
So that was the biggest फादर ने जो हमको दिखाया. दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पेट और गोडाउन दोनों लाइट रखो. हेल्थ के लिए पेट हल्का होना जरूरी है और बिजनेस के लिए गोडाउन हल्का होना जरूरी है. अगर ज्यादा स्टॉक रहा गोडाउन में तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. और खाने पीने में अगर ठीक नहीं तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. तो उन्होंने जो दूसरी शिक्षा दी वो थी पेट और गोडाउन दोनों को लाइट रखो, हल्का रखो. तो ये पिताजी की सलाह आज भी याद है. मेरे एक हमेशा कहते थे ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड. देखो आप जिस कम्युनिटी से आप आ रहे हैं और उस परिवार में हमारे पेरेंट्स के सूट, और वो टोक भी देते थे कि आप तूने कपड़े सही नहीं पहने. और उनका एक ही कारण था कि अगर अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे, सही कपड़े पहने हुए होंगे अकॉर्डिंग टू द इवेंट अप्रोप्रिएट, तो वो आपको जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा. Why insisted on well dress? That will give a lot of confidence. If you are properly dressed, fitting the people, वो था. एक बात जो और वो कहते थे कि व्यापार के अंदर our customer should earn from us. हमारा कस्टमर हमारे से कमाना चाहिए. ये गोल्डन रूल था उनका. तो एक बार तुम कमाओगे दूसरी बार वो आएगा नहीं. So they are our prepaid partners. So every customer should earn from us. उनकी ये बिजनेस के अंदर एक गुरु मंत्र था हमको कि आपने व्यापारी को निचोड़ो मत, था उसको कमाने दो, वो कमाएगा फिर से आएगा. So that is business technique to us. एक बात उनकी बहुत अच्छी थी कि कीप योर स्टाफ हैप्पी. ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है उसको हमेशा खुश रखो और उनका पूरा ध्यान रखो. और इसी कारण आज हमारे ऑफिस में जो भी स्टाफ ने पहली बार नौकरी की वो उसकी अंतिम नौकरी होती है. फैमिली बॉन्डिंग बन जाती है, रिलेशन बन जाती है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. उसको कभी अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती है. और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर दुनिया की सेवा करने का झंडा ले रखा है तो सबसे पहले हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं उनकी सेवा करो भाई. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि भाई वहाँ डोनेशन देके नाम कमाते हो तो उसकी जो इर्द-गिर्द आदमी है उनको पहली सेवा करो. बिल्कुल बिल्कुल. 5-25 लोग हमारे इर्द-गिर्द है. We should think first of them and then think of others. तो ये उनकी एक सोच थी. फिर एक था वो जो मेरे 2-3 बात जो उन्होंने की, give the best education to your kids or get your children involved in the business at an early age. अगर अर्ली एज के अंदर बिजनेस में हमने नहीं लगाया तो फैमिली बिजनेस सफर होता है और वो फिर कई नई प्रोफेशनल नौकरियों की और की उसमें लग जाते हैं. तो ये डिपेंड्स अपॉन द यूथ कि उसको कॉर्पोरेट में नौकरी करनी है या फैमिली बिजनेस में जाना है, उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नरेंद्र जी, एक और इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में आया, वो था रोहित मेहता. जो इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने लाइफ एशिया में से वाज द सेकंड. और मेरे को उनके साथ 1992 से नजदीक में काम करने का मौका मिला. So 1992 रोहित भाई was to become the international president. और उस समय टेक्सटाइल मिलों की हालत खराब थी. अच्छा. और उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन रहा हूं और मेरी मिल बंद हो जाए, वर्कर्स हड़ताल करें मेरे घर के बाहर, वो सीन नहीं होना चाहिए. और जैसे पता है कि कर्नावती क्लब वाज कंसीडर्ड टू बी द क्लब ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. उन्होंने मेरे को बुलाया एक दिन और कहा कि मेरे को ये बिल बेचनी है और मेरे को एक फाइल दी. तो मैंने कहा कि सर गिव मी 2 days, आई विल कम बैक टू यू. 48 घंटे के बाद मैं गया और मैंने कहा कि सर आज की तारीख में ये बिल खरीदने को कोई तैयार नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि आपका कैश लॉस 35 लाख का है पर मंथ. मतलब एनुअल कैश लॉस इज मोर देन 4 crore. लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आई विल रन योर मील एंड द कैश लॉस विल नॉट बी मोर देन 1 crore rupees फॉर द ईयर. और स्ट्राइक नहीं होगी और जब तक आपकी प्रेसिडेंटशिप पूरी होती है तब तक मैं मील चला लूंगा. वाओ.
अब आप देखिए कि मेरा और रोजबे का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं था, और उस समय मेरी एज कितनी थी 92 में? 26 साल की। वाह, आई थिंक 26 60 36 साल की। आई वाज 35 इयर्स ऑफ एज, और मैं उनको जाके कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को, और आपकी मिल बंद नहीं होने दूंगा 4 करोड़ लॉस के सामने। और आपको पता है उन्होंने तुरंत कहा मेरे को कि आई अपॉइंट यू एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तुम संभालो मिल अभी से। और 1 करोड़ रुपया यहाँ पड़ा है, जब जरूरत हो तो ले लेना। अब मैं तो फंस गया। मैंने कहा कि विल नीड माय यंग संजीव झाजेड़ टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पता है उन्होंने क्या कहा? I have already appointed you as a managing director. Now it is your call whom you appoint as an executive director. Don't come and ask me. अब तुमको जो करना है वो करो। फिर मैंने संजीव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, और 1998 तक ये मिल चली, स्ट्राइक नहीं हुई, 1 करोड़ रुपया यूज नहीं किया, और मिल आज भी चल रही है। अरविंद मिल ने खरीद ली। सो एक सक्सेसफुली एक उसका जो सेल्स का जो मेरा रोल था सक्सेसफुल से, और इस कारण रोहित भाई का मेरे के अंदर बहुत विश्वास हो गया। जैसे एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हु कैन बी ट्रस्टेड। तो अलग चीज थी, लेकिन ये एक बिजनेस सक्सेस की बात है। तो उनके बाद हमारे फैमिली रिलेशन तुरंत बने, तो उनसे जो सीखी बातें उसमें एक था स्पीक नो इल ऑफ एनीवन, किसी के बारे में निंदा मत करो। अगर मैंने यहाँ पर हम दो भी बैठे हैं और मैंने आज राज के बारे में कह दिया कि राज वैसे तो अच्छा है लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, तो वो ये भी नहीं करना है कभी, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स पुअर ऑफ योर पर्सनालिटी। करेक्ट। आपको ये फील होना चाहिए कि आप अगर मेरे से मिलते हैं तो मैं कभी किसी की निंदा करता ही नहीं हूँ। दैट वाज इजी, ब्रिलियंट। दूसरा उन्होंने कहा कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, डोंट वरी एनीथिंग, देयर आर डिफरेंट वे ऑफ सॉल्यूशन एंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, सो डोंट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम, थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। आज के युवकों को यही जरूरी है कि कभी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम लाइफ में बहुत आएंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ो। उसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव इन लाइफ। टेंशन एक चैंपी रोग है। अगर मैं टेंशन में आ गया तो मेरे इर्द गिर्द वाले सब टेंशन में आ जाते हैं। करेक्ट। और वैसे ही ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविज्म भी चैंपी रोग है। अगर मैं जोश में हूँ, उत्साह में हूँ, तो मेरे साथ बैठे हुए इर्द गिर्द लोग भी जोश में आ जाते हैं। करेक्ट। एज अ लीडर इट इज आवर ड्यूटी। मुर्दे में जान फूंकना नेताओं का काम है। If we think we are a leader, तो फिर हताश होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हर परिस्थिति में जोश भरो। That was his goal. Create a positive environment around you. ये सभी कहते हैं। और एक बात खास थी कि आपसे जो आदमी मिलने आए, उसको आप कंफर्टेबल फील करो। Make the person meeting you comfortable. आप जैसे देखिए कि वो अर्लीज में दिवाली के दिन उनके घर गया और मैसूर पाक उन्होंने मेरे को ऑफर किया। मैसूर पाक आपको पता है कड़क होता है, और मैंने तोड़ने की कोशिश की तो वो गिर के नीचे गिर गया। तो आई फील एम्बैरेस्ड कि रोहित भाई मेहता के सामने वो लगे इसको तो ये खाना ही नहीं आता है, हाउ टू ईट, यू हैव नो मैनर्स। तो पता है उन्होंने तुरंत क्या कहा मेरे को, डोंट वरी, मेरे से तो ऐसा कई बार होता है। तो तुरंत मेरे को कंफर्टेबल जोन में ला दिया उन्होंने। अरे मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि he brought a comfort level in my mind. Excellent. Excellent. तो छोटी छोटी बातें एक जो लाइफ की जो होती है, एक कैरी योरसेल्फ विद ग्रेस एंड डिग्निटी। आज हमें आदत है कि भाई चलो नरेंद्र जी दोस्त है और 5 आदमियों के सामने मैंने नरेंद्र जी के कंधे में हाथ रख दिया और नरेंद्र कैसे तो नहीं चलेगा। You see? In meetings, in gatherings, in social events, you have to carry yourself with tremendous grace and dignity, and then all people will be inspired by you. एक था उनका, always reach 5 minutes before the meeting time. Not on time, minimum 5 minutes before. Settle yourself, mind cool हो जाता है, so you are in the mental frame up of participating in the meeting. जब मैं इंटरनेशनल बोर्ड मेंबर बना
हाँ. और मैंने उनसे सलाह मांगने गया कि सर गिव मी सम टिप्स. हाँ. तो उन्होंने कहा कि व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द बोर्ड मीटिंग यू शुड गिव योर ओपिनियन डेफिनेटली. अगर तुम कहोगे नहीं तो लगेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है. सो दैट विल बी अ बैड रिफ्लेक्शन. बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट गिव योर ओपिनियन मोर देन 2 times. एक बार मैंने बात कही थी कि नरेंद्र जी हमको ऐसा करना चाहिए. हाँ. आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी, तो आपने आर्गुमेंट कर दिया कि नहीं प्रवीण ऐसा नहीं हो सकता. आई शुड से इट वंस अगेन आल्सो कि नहीं ऐसा नहीं है, वी शुड डू इट. उसके बावजूद भी मेरे को लगे कि मैं सही हूँ, नरेंद्र जी गलत है, स्टिल आई शुड नॉट परस्यू अगेन. डोंट स्ट्रेच इट. ये आदमी जिद्दी है, रिजिड है, ऐसी छाप नहीं लेनी. ठीक है, फिर सामने वाले को करना वो करे. डोंट वरी कि पूरा ठेका तुमने नहीं ले रखा है कि सब काम सही होना चाहिए, ऐसा बोलते थे. योर ड्यूटी वाज टू से व्हाट यू थिंक इज करेक्ट and it is for the chairman to decide what to do or not to do. So give your opinion twice but do not stretch it. ये बात उनसे जिंदगी में सीखी. ताकि आजकल लोग मीटिंग मैनर्स, आज हमारे जो युवक है उनको मैं खास ये कहना चाहूंगा कि एक मीटिंग मैनर्स, मीटिंग पार्टिसिपेशन, मीटिंग एटिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं. तब लोग समझे कि नहीं ये आदमी अच्छा, इसको बोर्ड में लेते हैं. ये कोई कंस्ट्रक्टिव उपाय देगा, ये रिजिड भी नहीं रहेगा, भी नहीं, और आपके द्वार खोलेगा. अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप अगर बॉस के सामने बैठे हो, एंड इवन इफ यू आर राइट, यू से इट विद लॉजिक एंड मेरिट. उसको हो सकता है कि 15 दिन बाद पता लगेगा कि उसने जो राजा ने जो बात कही थी वो सही थी. सो दैट नॉट ओनली इन एवरीवेयर इन लाइफ इट मेक्स अ डिफरेंस. एक जो सबसे अच्छी बात मैंने रोहित भाई से सीखी, नरेंद्र जी, वो एक मंत्र है. और सबको सीख लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति रेजिग्नेशन को गन पॉइंट पे यूज करता है, अच्छे से अच्छे लोगों का रेजिग्नेशन अगर आया तो ही यूज्ड टू इमीडिएटली एक्सेप्ट इट. कभी उसको नहीं कहा कि भाई यू रिकंसिडर. उन्होंने कहा he had every opportunity and option to talk to me before resigning. अब रिजाइन कर दिया. और मुझे पता है कि ये रूल हमने हमारे स्कूल हॉस्पिटल में फॉलो किया, और अब आज कोई रिजाइन नहीं करता है. क्योंकि पहले 3-4 लोगों ने रिजाइन किया, वो पछताते हैं, वापस आए, हमने लिया नहीं. Now nobody resigns before us. They have a right to talk before resigning. रिजाइन मतलब उन्होंने नक्की के लिए हमारे साथ काम नहीं करना. ठीक है, ये आज गन पॉइंट का आज हमारे युवकों के लिए जो इसमें ज्वाइन हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, द यूथ्स हु आर लिसनिंग टू मी, कि नेवर अलाउ रेजिग्नेशन टू बी यूज्ड एज अ गन पॉइंट टू प्रेशराइज यू. तो ये एक बहुत बढ़िया बात थी. एक जो हमें होता है कि बार बार हम फोन करते रहते हैं. अब नरेंद्र जी अभी बैठे हैं, अब आपको मान लो कोई फोन कर रहा है और 5 बार करेगा, 10 बार करेगा, he doesn't know that you are busy. आप फोन उठा के देखेंगे तो प्रवीण छाजेड़ के 10 मिस कॉल आए हुए हैं. उन्होंने कहा नेवर गिव मोर देन 2 मिस कॉल्स. Important, give 1 call. If it is important, give 2 miss call. Don't give the 3rd call. सामने वाला समझ जाएगा 2 मिस कॉल है, he will call you back. तो ये एक हमारी एक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है कि आदमी कितना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन्ड है. और वैसे उन्होंने कहा कि ऑलवेज रिटर्न अ कॉल. एट द सेम टाइम कि अगर हमारे पास मिस कॉल्स पड़े हैं या मैसेज आया हुआ है तो ऑलवेज रिटर्न अ कॉल. नहीं तो देखते चलो आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, वो नहीं. तो ऑलवेज रिटर्न अ कॉल. और एक उनकी जो बात थी वो नेवर गिव अप इन लाइफ. तो ये आज आई एम लकी कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए कि जिनसे मैंने प्रेरणा ली और उसके कारण मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और मैं एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सका. और आज मुझे युवकों को जो आज यहाँ पर ज्वाइन है उनको यही कहना है कि यू मे नॉट बिकम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अब्दुल कलाम, आप इतना तो जरूर बन सकते हो कि आपके इर्द गिर्द 100 व्यक्तियों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर सकते हो. मतलब एक मैंने ये सोचा कि भाई
यू शुड बी कैपेबल इनफ कि कम से कम आपके इर्द गिर्द 100 लोगों को आप इंस्पायर कर सको। आप समझे ना, वी कैन नॉट बी अ टॉल लीडर, और जरूरत भी नहीं है, वो प्रेशर भी नहीं लाना है। लेकिन आपके इर्द गिर्द 100 आदमी आपसे खुश है, आपसे इंस्पायर्ड है, आपसे हैप्पी है, तो बस आप राजा हो, जो आप समझो। हाँ। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए समाज में। आचार्य श्री तुलसी ने कहा था कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। राष्ट्र को सुधारने की चिंता मत करो बोलते थे, समाज को सुधारने की चिंता मत करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और वैसे ही वो हमेशा कहते थे कि निज पर शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल, अपने आप को डिसिप्लिन रखो और फिर अनुशासन की अपेक्षा रखो। तो आई नो टाइम इज लेस, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं डीएनए फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ करके मैं आज के युवकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना हो तो साथ बातें मैं मेरी तरफ से उन्हें कहना चाहता हूँ, फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम लाइफ। एक तो नथिंग सेकंड बेस्ट, आप जो भी कार्य करो एम ऑफ डूइंग द बेस्ट क्वालिटी का काम करो। डोंट सेटल फॉर अ सेकंड बेस्ट थिंग इन द बिगिनिंग। तो यू मे नॉट बी एबल टू अचीव द बेस्ट, लेकिन आपकी सोच सेकंड बेस्ट की नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे श्रेष्ठ काम करना है, जो भी काम करूँ वो। दूसरा, नेवर से नो। अच्छा, दैट डजंट मीन यस, आई विल ट्राई, लेट मी सी। एक होता है ना कि नहीं, तो वो क्या, लोगों को नेगेटिव वर्ड बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है। जैसा आपने मुझे कहा कि आपने पहले में यहाँ कह दी, तो आपको अच्छा लगा, आपने बात याद किया आज मेरी कि मैंने आपको फोन किया, आप तुरंत आ गए। नेवर से नो। बिल्कुल। तुरंत हाँ को पॉसिबल नहीं है तो भाई आई वुड हैव लव्ड टू कम इन, बट नरेंद्र जी प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे उसी समय दूसरी मीटिंग है। दिस इज नॉट नो। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी, आई वुड लव टू कम। और जब 27,000 युवकों के बारे में बात कर रहे हो तो ये मौका मैं क्यों छोड़ूं, लेकिन मेरे घर में इसी दिन शादी है, मैं क्या करूं। एक वे ऑफ इंटरेक्टिंग, बिल्कुल इस ढंग से वो करना है। तीसरी बात जो मैंने की, नो पैनिक बटन। नो पैनिक, एवरी प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन। क्योंकि पैनिक हम करके चारों तरफ पैनिक क्रिएट कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आज मान लो कि शादी चल रही है घर में, मुझे पता है हमारा फोरम चल रहा था, इस्लामी फोरम, और पार्किंग के अंदर एक मेंबर की हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई। और हमारा ये कहा हुआ था पहले से गोल्डन रूल कि नो पैनिक बटन, और वो आदमी जहां लगा उसकी हेल्प करेगा। अब आप बिलीव कीजिए कि उस इंसिडेंट की घटना रिपोर्ट मुझे भी फोरम पूरा होने के बाद पता लगी। अगर ये बात उस समय आ जाती कि एक लाइन मेंबर बारगाम से आया हुआ गाड़ी के अंदर हार्ट अटैक से मर गया है और पूरे 4,000 डेलीगेट में बात हो जाती, तो कितना माहौल खराब हो जाता, गमगीन हो जाता। जो होना था वो तो हो गया। लेकिन हमारे उस मेंबर ने ये ध्यान रखा कि उसका जो ट्रीटमेंट करना है उसे अपने आप संभाल लिया। 4 दिन बाद मेरे को पता चली, नो पैनिक बटन। ब्रिलियंट। पैनिक बटन लाके आप पूरे माहौल को, पूरे गैदरिंग को एकदम आज मुझे पता है इजी है, करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी हुआ ये कि भतीजी की शादी थी, संगीत संध्या बाकी थी, और उसी समय न्यूज आई कि हमारे अंकल की डेथ हो गई है। हमने वो बात की नहीं, संगीत संध्या पूरी की, बड़े लोग नहीं किए, लेकिन संगीत संध्या हो गई, बारात को वापस विदाई कर दिया। उसके बाद में न्यूज ब्रेक की। शादी के माहौल को हमने उस समय फुल स्टॉप नहीं की, जो होना था उसको पूरा किया, और उसके बाद में ही हुआ। ये लेसन जो नो पैनिक बटन के जो थे, नहीं तो क्या होता है जो नई नई शादी हुई है उसके अंदर भी गमगीन का माहौल, बारात को हंसी खुशी के साथ हमने रवाना कर दिया। उसके बाद
बारात कलकत्ता चली गई वापस और अहमदाबाद में ये न्यूज ब्रेक हुई। तो नो पैनिक बटन। और सिमिलरली नो गॉसिपिंग। आज 5 दोस्त मिलते हैं तो इधर उधर की करते हैं और हम कहते हैं धोबी पाटा, दूसरों के कपड़े साफ करते हैं। अरे नरेंद्र जी, हमारे पास अच्छे काम करने के लिए भी वक्त नहीं है, तो उनकी बात करके क्यों टाइम बिगाड़े। करेक्ट। टाइम बहुत कम है हमारी लाइफ में, और जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग करें और इधर उधर के लोगों की निंदा करके टाइम नहीं बिगाड़ना है। फिर एक है अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी। आज मैंने आपका काम नहीं किया होगा, लेकिन मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ प्रवीण भाई मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, मेरे को धोखा नहीं दिया है। इलेक्शन होते हैं तो हम कह देते हैं कि भैया मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन चारों को कह दो कि मेरा आशीर्वाद है, वो नहीं चलेगा। सो आज जो लोगों को भरोसा है कि अगर इन्होंने ना कह दिया प्रवीण भाई के इलेक्शन में नहीं है, तो पता है कि नहीं है, लेकिन उसको मैं घोड़े पे चढ़ा दूं और फिर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूं, वो नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी, वो बात आपके राइवल्स भी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आज प्रवीण भाई ने हाँ कही है तो हाँ ही है, फिर उसमें डाउन नहीं करेंगे। सो एक हमारी ब्रांड बननी चाहिए कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। He never cheats, he never betrays. He may not help us, he may not have stood with us. It's okay, but he is a reliable person. जो कहेगा वो करेगा। और वैसे जो मैंने आपको बताया कि do not fool people and do not allow yourself to be fooled. दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। Respect your parents. आज जैसे मैं फादर मदर को मंदिर में जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन सबसे पहले सुबह उनको मिलने जाता हूं और शाम को ऑफिस आते टाइम वापस उनसे मिलता आता। और वो जो मन में सुकून मिलता है, जो आशीर्वाद मिलते हैं, वही हमारी सफलता का राज है। और सिमिलरली लव रिस्पेक्ट अमंग्स द फैमिली मेंबर्स। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा परिवार। हम बाहर नेतागिरी का झंडा लेके घूमते हैं और घर के अंदर ही लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर क्या मतलब। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ऑफिस के अंदर हमारा स्टाफ और घर के अंदर हमारा परिवार और व्यापार के अंदर हमारे व्यापारी। आज हमारे अगर बिजनेस में ग्रोथ हुआ है तो इट इज अ रिलेशनल से बिजनेस। वो अगर कमाएंगे तो हम कमाएंगे। सो आवर मर्चेंट शुड बी हैप्पी विद अस, आवर फैमिली मेंबर्स शुड बी हैप्पी विद अस, आवर स्टाफ शुड बी हैप्पी विद अस। हमारे व्यक्तिगत जीवन की 2 बाय 2 4 स्क्वायर फीट जगह सीमेंट कंक्रीट की तरह अगर मजबूत होगी तो आप वर्ल्ड पर कहीं भी जा सकते हो। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। बस तो ये सब कुछ बातें थी जो मैंने कहा कि आपसे आज शेयर करूं। अरे वाह प्रवीण जी, बहुत मजा आया। मेरे पास तो 3-4 पेज के नोट्स हो गए हैं। मैं बाद में अच्छे से बना के आपसे एक बार वापस बात करूंगा। कहाँ टाइम गया मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने अभी तक 3-4 पेज के नोट अभी तक शेयर भी नहीं किए। बहुत अनुभव है, बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ में। और आज हमारी जो ताकत है वो एक हमारे दोस्तों से। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि सक्सेस ऑफ अ लीडर डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर फॉलोअर्स और फ्रेंड्स। लोग समझते हैं कि अंधविश्वासी ब्लाइंड फॉलोअर्स हम सक्सेसफुल होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू शुड हैव इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स। फॉलोअर्स। आज नरेंद्र जी ने कह दिया और कुएं में गिर जाता हूं, कुएं में गिर जाऊंगा, वैसे सपोर्टर्स हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आवर फ्रेंड्स, आवर सपोर्टर्स शुड क्वेश्चन एवरी एक्शन एंड डिसीजन ऑफ अस। और जितना हम क्रिटिक को नियर रखेंगे उतनी हमारी सक्सेस जल्दी आएगी और मेरिट बेस आएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। All the youth who are there, I am sure, are blessed that there is so much abundance of wisdom that we have got from Praveen bhai. Praveen bhai, thank you so much for such a deep and powerful session. I think जो आपने बातें बताई हैं वो 100% implementable. 100% practical, and your life is a living example of this. Day to day life है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके जीवन की कार्य पद्धति को डालना है और ये युवाओं के लिए इस एज में बहुत इजी है।
बिल्कुल। और बहुत छल कपट नहीं करनी है। हाँ। ये दिमाग में बिठा लो, लाइफ में स्ट्रेस नहीं आने देना है। हाँ। सफल हो गया आप समझो। छल कपट अगर दिमाग में आ गया तो फिर आप फंस गए, आप गलत लाइन में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में जाओ नहीं जाओ, माँ बाप के पास जरूर जाओ। हाँ हाँ हाँ। दूसरों के पास जाओगे नहीं जाओ, अपने भाइयों के सबसे पहले संभालो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मैं कहूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं मेरी हॉबीज 100% पूरी करता हूँ। दोस्तों के साथ संडे को ताश खेलने तो ताश भी खेलता हूँ, आईपीएल के मैच देखते तो मैच भी देखता हूँ। बहुत पागल होने की जरूरत नहीं है लाइफ में। एकदम डिजाइन करो अपनी लाइफ को, काम सौंपो, फ्यूचर लीडरशिप तैयार करो, खुद को करने की जरूरत नहीं है, आप समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत हो गया। थैंक यू। बहुत सीखने को मिला और आपको घंटे सुन सकते हैं, मतलब इतनी आपकी रिच लाइफ एक्सपीरियंस। आपसे ना अहमदाबाद, मैंने कहा युवकों के लिए नहीं, अहमदाबाद आके 2-3 दिन आपके पास रह के जाने की इच्छा है। नहीं नहीं, आप रोल मॉडल हमारे लिए। तो आपके बारे में राज से बहुत सुना है मैंने, शुरुआत आपकी और मेरी, but we look forward to learn from you now. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.